बहुत बेसिक सी presentation है with reference to how the middle aged individuals can plan their finances. और मिडिल एज वहाँ है जबकि यू आर डन विद ऑल दैट डे डेविलरी ऑफ यूथ, जवानी हो चुकी है. मोस्ट ऑफ अस गेट मैरिड बाय 35, बच्चे आ जाते हैं एंड नाउ things are getting serious. You have to start planning for meeting the future requirements of your family, providing for your goals, and also hopefully having done your home and वो सारी चीजें, मतलब अब बॉक्सेस को टिक करना जरूरी हो जाता है. उसके हिसाब से अगर हम एक बहुत बेसिक बातचीत करें तो आई हैव अगेन प्रेजेंटेशन मोड में जाना पड़ेगा. तो आप लोगों को थोड़ा सा उसी से एक बार शुरुआत करते हैं. एट द एंड ऑफ द टॉक आई हैव प्रिपेयर्ड एक्सेल टू मेक अ कंपैरिजन for assuming lieutenant colonels are mostly have in that age bracket 35 to 45. So lieutenant colonels and colonels उनकी सैलरी को ध्यान में रखते हुए I have created a Excel which can be which I'll share and you can do your calculations. So this is the presentation per se. This is us, Olive Green Consultants. My name is Captain Vipul Chaudhary. I am ex-48 Gorkha Rifles. These are my numbers. That's my email ID. So अगर हम if we divide an individual's life in terms of how and where the financial interventions are required, या हम उसको किस तरह से financial life cycle को कैसे define करते हैं, तो 25 से 35 साल is your early career years wherein you've just started working. थोड़ा थोड़ा कुछ accumulation start करते हैं. जनरली ऑफिसर्स या कोई भी प्रोफेशनल्स इस एज में कुछ एसआईपी स्टार्ट करते हैं, कुछ वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट करते हैं. सैलरीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं. देन 35 टू 45 इयर्स इज वेरिन आपका फैमिली एंड करियर का वो बिल्डिंग ऑफ योर करियर, आपका यू स्टार्ट रीचिंग द सीनियर लेवल्स एंड स्टेप बाय स्टेप आप दो तीन प्रमोशंस ले चुके होते हैं एंड नाउ इन योर मिडिल एजेस. 45 to 55 is when you start working on discharging your liabilities. Your children are now coming of age, हाथ पैर निकल गए हैं, बड़े हो गए हैं. Many of them जैसे 45 टच करने लगते हैं उसके बाद में बच्चे टीन से कॉलेज की तरफ, towards the latter part of 50 they start moving towards even more senior classes. और वहाँ आपने जो अभी तक के पीछे के इन्वेस्टमेंट्स किए होते हैं उनकी ज़रूरतें अब आपको आने लग जाती हैं. You start needing that money for discharging liabilities. So 45 to 65 is wherein you are now अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपने इससे पहले जमा किया है, और हिंदुस्तान में है तो उनकी शादी के लिए भी कुछ यहाँ पर एक्सपेंसेस कर रहे हैं. इसके बाद में 65 is when people practically have worked around 35-40 years और they start moving towards a retirement. Active economic life से बाहर आते हैं and they are actually consuming only now with reference to whatever they have saved or earned, and in case of armed forces officers if they are in receipt of their pension then pensions. And 75 to 85 is further retirement wherein your capacity to earn is has completely, or I'll not say completely but has drastically diminished unless until आप किसी ऐसे काम में हैं जहां आपका अभी भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे तो वहां से अगर आप पैसा कमा रहे हैं या आप किसी तरह के ऐसे प्रोफेशन में आपकी एज की वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन एडवोकेट और तो उसके अलावा जनरली 80% ऑफ द वर्क्स फ्रॉम द एज ऑफ 25 टू 65. और ये जो 25 टू 65 वाला जो वर्किंग वाला एज है उसके अलावा जो आपको केटर करना है अपने पहले 25 साल का, विच इन आर केस मतलब हमें अपने बच्चों के लिए वो प्रोवाइड करना है जैसे हमारे माँ बाप ने किया. और 65 के बाद अगर हमको और 20-30-40 साल, आई मीन से समवन हैज अ लॉन्ग लाइफ, 10-20-30 साल जीना है तो उसके लिए जो प्रोविजंस करने. सो इन दिस 40 इयर्स वन हैज टू डू एवरीथिंग फॉर किड्स आल्सो. अपना उसी इनकम में से खुद को भी पैसा कमाना है और रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है. दी ऑफिसर्स हुआ परमानेंट कमीशन, उनको एक इसमें जरूर एक मेजर फायदा हो जाता है कि उन्हें पेंशन्स मिलती है तो उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी इजी है as compared to others who will have to work on creating assets for their retirement planning also. So moving ahead, जितनी भी financial planning की जो बेसिक्स है, जो बिल्कुल बेसिक है, जिसके ऊपर वो खूब सारा पढ़ाई करते हैं और हमारे ऐसे आदमी जो है वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी बाबा बताते हैं,
वो जितनी बेसिक है वो इन 5 चीजों के ऊपर है, ब्रॉडली स्पीकिंग। पहला है डाइंग टू अर्ली, कि आप अपना ऑब्लिगेशंस क्रिएट करके, और अगर बीच में नहीं रहते हैं, हु टेक्स केयर ऑफ द पीपल हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट। दैट्स द फर्स्ट बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल प्लान। दूसरा है कंटिन्यूटी प्लान, कि ठीक है जी, चल तो रहे हैं, बीच में एक्सीडेंट हो गया, लॉस ऑफ जॉब हो गया, तो आपने क्या कंटिजेंसीज को, इमरजेंसीज को किस तरह से प्लान किया है। अब जब ये दो चीजें हैं जिनको जनरली इंश्योरेंस से कवर किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिविंग टू लॉन्ग। 65 तक काम किया, हेल्थ अच्छे से मेंटेन करी, मेडिकल फैसिलिटीज को एक्सेस है, सारी चीजें हैं। अब आप जो है वो दुनिया के मजे लिए जा रहे हैं, 85 के हो गए, 90 के हो गए। नाउ व्हेन यू आर नॉट अर्निंग दैट टाइम आल्सो यू आर अ कंज्यूमर, आपके कंज्यूमिंग पैटर्न्स थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, but you are still consuming a lot of money, and your economic productivity is not exactly where it used to be. And then we have our financial obligations, capital expenses, जिसको goals बोलते हैं। मेरे बच्चे हो गए तो मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, अपने रहने का घर, ये सब मेरे मेजर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, मेजर फाइनेंशियल गोल्स। एंड यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज शेयर करते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, आई एम नाउ रनिंग 45, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, so government of India used to spend a lot of money on family planning. Like my parents, उन लोग 4-5, my father has 4 brothers, 1 sister, and that time having 5, 6, 7 kids was the norm. Government used to spend a lot of money on family planning because सरकार जो है वो चाहती थी कि लोगों के बच्चे कम और नेशनल रिसोर्सेज पर प्रेशर कम है। सेम इज नॉट हैपनिंग नाउ। व्हाई डज द गवर्नमेंट डजंट नीड टू डू एडवर्टाइजमेंट ऑन फैमिली प्लानिंग? ऑफ कोर्स देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग, लेकिन एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये है, द इकोनॉमिक्स ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन has changed. Now it is very expensive. You have, you want to provide so much for your kids कि 5 बच्चे हो गए तो भारतीय सैनिक सेना के अधिकारी भी जो है वो अपने बच्चों को ढंग से न्यूट्रिशन तो खैर चलो दे देंगे, बट रिक्वायर्ड एजुकेशन, रिक्वायर्ड कॉम्पिटिटिव सपोर्ट वो सब नहीं दे पाएंगे। सो देयरफॉर द इकोनॉमिक्स हैव इन अ वे वर्क टू चेंज द डेमोग्राफिक्स। मिडिल क्लास फैमिलीज, अपर मिडिल क्लास फैमिली, their economic realities have made them change. New concepts have been coined by socio-economic planners such as DISC and DINKS, double income, single kids, double income, no kids, and those kind of things. So financial obligations and capital expenses. And finally is tax planning. If you are doing your financial planning and if your taxes are not, आपने अगर अपनी tax planning ढंग से नहीं की, so you are practically wasting money where you could have easily not just saved it, you could have invested it and made some more money for yourself. So moving on, अब डाइंग टू अर्ली वाली अगर हम बात करते हैं, तो जो परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको इस चीज के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके लिए एजीआईएफ या अगर वो नेवी एयरफोर्स के हैं तो जो ग्रुप इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस जो हमारा करीब है, दैट मोर देन एडिक्वेटली प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस कवर। परमानेंट ऑफिसर है, वैसे भी उन्हें पेंशन की फैसिलिटी है, एजीआईएफ है, सो दे शुड नॉट एक्चुअली बी मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ परचेज इन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। आपके पास कोई भी मेरे ऐसा काबिल आदमी आकर के ज्यादा काबिलियत दिखाने की कोशिश करता है और बोलता है अब ये इंश्योरेंस ले लो, एंडोमेंट ले लो, यूलिप ले लो, ये कर लो, मत लीजिए, वो आपको नुकसान करेगा। सो अगर आप एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर है, 20 साल नौकरी कर रहे हैं, तो उस वक्त में आपको एजीएफ के अलावा किसी चीज की जनरली जरूरत नहीं रहती है। अब जो ऑफिसर्स, आई मीन इफ यूर, अगर आपको आप पूरा सुपर एनुएट तक जा रहे हैं, 54-56 ईयर्स आपने नौकरी करी है, मेजर लाइबिलिटीज डिस्चार्ज कर लिए, तो उसमें इंश्योरेंस खरीदना एक तरह का वेस्टेज ऑफ मनी है, नॉट रिक्वायर्ड। जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हैं या जो ऑफिसर्स पीएमआर लेकर के 44, 45, 46 की एज में बाहर आते हैं, एंड दे स्टिल हैव यंग किड्स, दे हैव some liabilities to discharge, they should get their insurance needs assessed and they should go for a basic term insurance, not for anything else. Term insurance एक बहुत सस्ता तरीका है जिससे कि आप अपने जीवन का बीमा करा सकते, भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो आप उन लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं जो आप पे आश्रित हैं।
इसके अलावा इंश्योरेंस को इससे ज्यादा की जरूरत होनी ही नहीं। इस पॉइंट पर मूव करते हैं जी, कंटिजेंसी प्लानिंग। अब ये जो कंटिजेंसी प्लानिंग है, अगेन इसके अंदर भी दो ही तरह की समस्याएं हैं। मेडिकल इमरजेंसी किसी को हो जाए या लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाए, जो सर्विस ऑफिसर्स हैं उनके लिए कवर्ड है बाय ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत अच्छे से भारतीय सेना जो है वो अपने हॉस्पिटल नेटवर्क के थ्रू सर्विस ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज और उनके डिपेंडेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और छोड़ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि हर ऑफिसर को, चाहे वो शॉर्ट सर्विस है, चाहे वो पीएमआर वाले हैं, सुपर एनुइटिंग तो लेती है, ईसीएचएस जरूर लेना चाहिए। ईसीएचएस एक अच्छा स्कीम है। ठीक है, खामियां हैं, बट खामियां हर चीज में होती है। ईसीएचएस लेना चाहिए। ईसीएचएस एक कैशलेस और कैपलेस स्कीम है जिसमें कोई कैपिंग नहीं है। बहुत बड़े शहरों को छोड़ दे, जैसे कि एनसीआर को या बैंगलोर या इस तरह के शहर जहाँ बहुत बड़े बड़े और महंगे हॉस्पिटल हैं और प्रेशर वहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को, वहां जरूर ईसीएचएस की वजह से कुछ परेशानियां आई है। बट जो टीयर 2 टाउन है जहाँ पर ऑफिसर सेटल्ड हैं, जैसे जयपुर, लखनऊ, देहरादून, चंडीगढ़, इवन चेन्नई फॉर दैट मैटर, पुणे, यहाँ पर ईसीएचएस की वजह से काफी सुविधा हो जाती है। फिर भी क्योंकि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को यहाँ भी थोड़ा सा एक दिक्कत रहती है, उन लोगों के पास में ईसीएचएस में भी कुछ कटौतियां की गई हैं। तो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स और बाकी ऑफिसर्स भी अगर चाहें तो उन्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देख लेना चाहिए एज एन एडिशन टू ईसीएचएस। बट ईसीएचएस तो जरूर लेना चाहिए। ईसीएचएस इज हाईली रिकमेंडेड। इसके अलावा सर्विंग ऑफिसर्स या इवन जो पीएमआर आते हैं, उन लोगों को कोई कैश रखने की जरूरत नहीं होती है। आपका पेंशन है दैट मोर देन सफिशिएंटली वो आपको कवर करता है फॉर एनी काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू हैव अ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व थोड़ा बहुत जरूरत भी है तो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को 4 से 6 महीने का कैश रिजर्व रखना चाहिए, जस्ट इन केस अगर उनको कभी ऐसा मौका आता है कि नौकरी करी, दे आर बिटवीन जॉब्स, या कोरोना आ गया, या कोई इस तरह से खुद को ही कोई बहुत से झगड़ा हो गया, एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो 4 से 6 महीने का कैश रिजर्व सफिशिएंट रहता है। अब आते हैं मेन बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे जो हो जाए, आपको ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए जहां पर कि आपको लॉस ऑफ प्रिंसिपल होता हो। और ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट है मैं उस पर आगे आऊंगा, बट बहुत ब्रॉडली ये बात करें तो ये बहुत जल्दी पैसा कमाने वाली स्कीम्स होती है ना, कि आज इंक्लूडिंग वो बिटकॉइन और आज यहाँ लगा दो, और बिकॉज नाउ आई इंटरेक्ट टू द लॉट ऑफ ऑफिसर्स, मैंने देखा है कि हर ग्रुप में एक आधा जरूर एक एक काबिल आदमी होता है, वो टेक्निकल चार्ट समझा देगा और बोलेगा मैंने इससे इतना पैसा 4 दिन में कमा लिया, ये किया। हो सकता है 4 दिन में कमा लिया, हो सकता है 6 महीने में कमा लिया। लॉन्ग टर्म में वो ऐसे औंधे मुंह गिरते हैं और इतना नुकसान उठाते हैं। आप ना करें ट्रेडिंग। आर्मी ऑफिसर का मेकअप ही नहीं होता है ट्रेडिंग करने का। आर्मी ऑफिसर के नौकरी पेशा लोगों का मेकअप ही नहीं होता है ट्रेडिंग करने का, माइंडसेट ही नहीं। सो सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करें, ये पहला नियम है। इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मान लीजिए मैंने कहीं पर 100 रुपया लगाया और मुझे लगता है कि मुझे वहां से 10 रुपए का नफा हो जाएगा, तो मेरे को 1 साल बाद 110 रुपया चाहिए। अब अगर मुझे 10% का भी नुकसान हो गया और मेरा प्रिंसिपल 100 की जगह 90 रुपए हो गया, तो वही 110 रुपए कमाने के लिए मेरे को अब 24% का रिटर्न चाहिए। सो प्रिंसिपल की सेफ्टी को इंश्योर करके ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स के बारे में शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा है एडिक्वेट रेट ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न। ये दूसरी एक समस्या यहाँ पर आपको मार्केट में बहुत लोग हैं जो आपको रिटर्न का लालच देकर ही आपसे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे कि आप आओ जी, हम तो इतना रिटर्न दे देते हैं, हम तो इतना रिटर्न दे देते हैं, हम तो ये कर देते हैं। सर, रिटर्न तो बाजार की चाल से ही आएगा। आप बहुत स्मार्ट होंगे। इंडिया के अंदर अगर एक ब्याज का रेट कॉर्पोरेट्स के लिए 10 से 12% में, एक अच्छे कॉर्पोरेट को अगर इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है बैंक से, इंस्टीट्यूशनलाइज सपोर्ट से, तो वो मार्जिन लगा करके इक्विटीज के अंदर अपना खर्चा निकाल के अगर आपका एज शेयर होल्डर 15 से 17% का ग्रोथ कंपाउंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ 15 20 साल 25 साल मिलता है, उससे ज्यादा रिटर्न की चेष्टा करना रिस्क लेना है।
जिसकी जरूरत नहीं है। थर्ड है यूज लेवरेज यूज करें। अगर आप लोगों में से आप छोटे रियल एस्टेट को समझदारी से खरीद करके और उसके अंदर बैंक से लोन लेकर के उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बढ़े हुए इंटरेस्ट के बावजूद बैंक लोन, होम लोन का रेट 8.5% के आसपास है। 8.5% ब्याज पे पैसा लेके अगर आप 10%, 11%, 12% का भी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो आपने दूसरे के पैसे पर 1.5%, 2%, 2.5% का कंपाउंडेड ग्रोथ अगले 15-20 साल में कमाया। तो लेवरेज को जुडिशियसली यूज करें। ये तीन प्रिंसिपल्स को आप बिल्कुल हमेशा याद रखें और उसके बाद में अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर से या फाइनेंशियल प्लानर से बातचीत शुरू कीजिए। क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है? ये तीन चीजें इन्वेस्टमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट फंड्स आर नॉट इन्वेस्टमेंट। लॉट ऑफ यू में डिसएग्री। डेट फंड्स आर मोर रिफाइंड और बेटर से मार्केटेड वर्जन ऑफ नथिंग बट कर्जा। आपने किसी को कर्जा दिया और उससे ब्याज लिया। जितने कमजोर आदमी को कर्जा दिया उससे ब्याज उतना ज्यादा लिया और उसमें आपका डिफॉल्ट का चांस भी बढ़ गया। लेकिन आपका डेट फंड में जो मूल है, जो प्रिंसिपल है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो मान लीजिए आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर्जा दिया जिसको ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं, और ये माना जाता है कि भारत सरकार से मजबूत तो कोई भी नहीं होगा, वो तो सरकार है, तो वहां आपको ब्याज सबसे कम मिलेगा। और आपने मेरे ऐसे फटीचर को कर्जा दिया, तो चूंकि मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट में, तो मैं आपको लालच देने के लिए सबसे ज्यादा ब्याज देने की बात करूंगा। लेकिन बेसिक जो 100 रुपए आपने मुझे दिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए, वो 100 रुपए तो वही रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो आपको डेट फंड्स में कभी भी इक्विटी का ग्रोथ नहीं मिलेगा। डेट फंड किसके लिए रिकमेंडेड होते हैं? डेट फंड उन लोगों के लिए रिकमेंडेड होते हैं जो अब अपनी जिंदगी में परिश्रम करके, मेहनत करके, अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करके लेट 50s में आने लगे हैं और अब उन्हें अपना पैसा संरक्षित रखना है। उस पैसे को जोड़ करके वहां से अब उनको अपने महीने दर महीने के खर्चे जो है वो आगे बढ़ाने हैं। उनको एक रेगुलर और सेफ इनकम के लिए डेट फंड्स जरूर रिकमेंडेड है। बट फॉर पीपल इन द एज ऑफ 35 to 45 दे शुड नॉट बी लुकिंग एट डेट फंड्स। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग। ये जो है ना, ट्रेडिंग, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, ये बेसिकली डोपामाइन ड्रिवन एक्टिविटीज है। आज मैंने 100 रुपया लगाया, शाम तक मैंने 100 पे 108 कमाया। क्योंकि 100 वाला एग्जाम्पल थोड़ा ठीक नहीं बैठता, तो मैं इसको और क्वांटिफाई करता हूँ। आज 10,000 रुपये HDFC बैंक से अपने ट्रेडिंग बैंक में डाले, ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमैट वाले ट्रेडिंग अकाउंट में। वहां पर मेरे ब्रोकर ने मुझे एक टिप दी, मैंने वो टिप में लगाया, शाम को मेरे अकाउंट में सौदा करके 10,800 रुपये आ गए। आई फील यार मैं तो बहुत बड़ा चैंपियन हूँ, मेरे को तो, मेरे से ज्यादा तो कोई समझदार हो ही नहीं सकता है। अगले दिन मैंने 10,800 लगा दिया, चढ़ती मार्केट थी। आई एम सडनली नाउ थिंकिंग दैट मेरे से स्मार्ट तो कोई भी नहीं है। और वो बढ़ाते 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 मैं 15,000 पर आ गया। आई सडनली स्टार्ट टेलिंग एवरीवन कि देखिए मैं तो कितना काबिल आदमी हूँ। दिस इज नॉट यू, यू मे फील दिस इज यू। और बहुत सारे ऑफिसर्स को तो मतलब मैंने ये भी देखा है, वो सर वो टेक्निकल चार्ट में कैंडल आती है, और भाई वो सब नहीं है। प्लीज, वो नहीं है। आप अपना कितना भी काबिल बनिए, बाजार जिस दिन पटकता है, ऐसा पटकता है कि वो कैंडल जो है वो आपकी भी बुझ जाती है और चार्ट की भी बुझ जाती है, और जो आपका ब्रोकर होता है उसके बाद फोन उठाना बंद कर देता है। बिकॉज ट्रेडिंग जो है वो बहुत अलग तरह के वॉल्यूम्स में और बहुत अलग तरह के लोग करते हैं। एक नॉर्मल बढ़िया सैलरी कमाने वाला जो आदमी होता है या इंडिविजुअल होता है, उसको बाय एंड होल्ड अच्छे इन्वेस्टमेंट को खरीदें और उनको रखें और उनको सहेजें और उनको ग्रो करने दें, वहां से पैसा आता है। आप लोगों को यहाँ पर एक लक का फैक्टर मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग लक को अपनी काबिलियत समझने लग जाते हैं। और इसका वॉरेन बफे ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था टू सम स्टूडेंट्स व्हेन ही हैड गॉन टू एड्रेस कॉलेज क्राउड। तो मैं वो एग्जांपल आप लोगों को आज देता हूँ और उसको थोड़ा सा समझें। इट वाज अबाउट, ही कॉल्ड इट द ओरंगुटन एक्सपेरिमेंट। ही सेड अज्यूम, वॉरेन बफे ने बोला कि कल सुबह 50 करोड़ अमेरिकन एक दूसरे से मिलते हैं और सिक्का उछालते हैं। अब वो सिक्का उछालेंगे तो सिक्का उछालने के बाद में उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड्स आएगा टेल्स आएगा। एंड लेट्स से हेड्स वाले जीत जाते हैं। तो हेड्स वाले जीतेंगे तो नेचुरली 50 में से 25 करोड़ लोगों को जीत मिल गई, 25 करोड़ हार गए। अब ये 25 करोड़ पहले दिन तो थोड़ा सा ओके ओके महसूस करेंगे। नेक्स्ट डे इस 25 को फिर उछाला तो 12.5 करोड़। तो 12.5 करोड़ को और अच्छा लगेगा, मतलब 2 बार इन अ रो जीत गए। थर्ड टाइम
और 50% जीत जाएंगे। ऐसे करते करते 20 दिन के एंड में क्या होगा ना, देयर वुड बी अ सर्टेन people who have been winning in a row consistently for last 20 days. Now they will start feeling extremely smart about themselves. उनको लगेगा यार हमसे तो ज्यादा काबिल कोई है ही नहीं, हमें तो सिक्का उतना बढ़िया उछालना आता है। वो किताबें लिखने लग जाएंगे सिक्का उछालने के ऊपर, और वो पार्टियों में बताने लग जाएंगे कि सिक्का उछालने की कैसे, क्या टेढ़ा करके उछालें, कौन सा एंगल लें, धूप कहाँ से आ रही हो, ऑल काइंड ऑफ थ्योरीज विच एक्चुअली हैव नो basis in mathematics or economics. And similarly, this is what happens in stocks and derivative trading, except when it has been backed by very, very solid data. If you want to understand trading which is backed by very, very solid data, then you have to learn valuations and not the technical aspects of moving of charts. For those who can learn valuations, they definitely should do trading. इसके बाद third and most sinister, और ये सबसे खतरनाक है, ये है आपका शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन इन रियल एस्टेट। इसमें तो आपको जी वो जो जो ब्रोकर आपको बोलता है ना सर आप ये 2 किस्तें दे दो, और उसके बाद में तीसरी में मैं आपको दूसरा या तीसरा कोई आएगा, रेट बढ़ेगा, आप सॉफ्ट लॉन्च में ले लो, मैं आपको प्रॉपर लॉन्च में एग्जिट करा दूंगा, आपके 10 लाख के ऊपर आपको 2 लाख 1 साल में कमा दूंगा। हो सकता है वो एक बार करवा भी देगा, हो सकता है 2 बार भी करवा देगा, तीसरी बार में वो ऐसा लंपत होगा कि आप ढूंढते रहोगे और आपको मिलेगा, और वो ठीक ठाक सा नुकसान कर जाएगा, अच्छे से फंसवा जाएगा आपको। जो आपने 10-20 लाख कमाया होगा करके आप बैठे रहना और घूमते रहना उसके बाद। सो शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन रियल एस्टेट में तो करिएगा ही मत। रियल एस्टेट तभी खरीदिए जब आप 100% पैसा लगा करके प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले सकते। अब नेक्स्ट पर आते हैं जी कि व्हाट आर दी बेसिक जो हमारी कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। 3 कैपिटल एक्सपेंसेस हैं आपके, घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना, और हिंदुस्तानी माँ बाप हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी में पैसा लगाया तो हमें अपने बच्चों की शादी में पैसा लगाना पड़ सकता है। तो तीसरा ये है कि अपने बच्चों की शादियों के लिए थोड़ा बहुत कुछ जो है पैसा जोड़ना। ये आपके मेजर 3 कैपिटल एक्सपेंसेस हैं जिनके लिए हमें काम करना है और जिनके लिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ना है। सबसे पहले होम बाइंग, सिंस दिस आज की जो टॉक का ऑडियंस 35 से 45 साल है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो 35 साल का है उसने ये वाला अपना मकसद पूरा कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो मेरी यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कर लीजिए, इसमें डिले ना करें, आज ही कर लीजिए। ये टॉक खत्म होने के बाद में अपने ब्रोकर को फोन कीजिए, वो आपको कोई ठीक सी प्रॉपर्टी दिखाएगा। इसमें अगेन 3 बातों का ध्यान रखिए, रेडी प्रॉपर्टी खरीदे, अंडर कंस्ट्रक्शन ना खरीदे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को एक बार चेक कीजिए। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आज आप उसको खरीदते हैं और आज से 20 साल बाद जाते हैं तो भी वो आपको सर्विस करे, और अगले 40-50 साल आपको वो घर जो है सर्विस करे, अच्छे से रहे, और प्राइस देखभाल कर खरीदिए। आप ये 3 चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए आज अपना घर खरीदते हैं तो आप इंडिया में कहीं भी खरीद लीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। भूल जाइए कि गुड़गांव बहुत महंगा है या पुणे में तो दूर जाके खरीदना पड़ता है, ये हमारे दिमाग में है। आप क्यों पुणे या गुड़गांव खरीदते हैं, भोपाल खरीदिए, आप फरीदकोट खरीदिए, जलंधर खरीदिए, अपने रहने के घर का काम जो है, सवाल जो है उसे आज सॉल्व कीजिए। इससे आपको इतना बड़ा एक जिंदगी में सुकून होगा, इतना एक बड़ा काम आपका सफल हो जाएगा, आपको वैसे ही बहुत सारी मानसिक शांति मिलेगी। और समझाने वाले बहुत समझाएंगे कि यहाँ रेट तेज बढ़ रहा है, किसी को नहीं पता, सब कयास लगा रहे हैं, किसी के पास 2 साल का डेटा है, किसी के पास 1 साल का डेटा है, किसी के पास शायद 3 साल का डेटा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बाय योर होम। And for those officers who are now in their 44, 45, which is the other end of this talk today, if you have already purchased a home, work towards repaying the loan of this property as soon as possible. Get rid of the home loan if you're now in your 40s. Next is बच्चों की पढ़ाई और उनके शादी के लिए इंतजाम करना। इसके 2 तरीके हैं जी। SIP स्टार्ट करें, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, नो डेट फंड्स प्लीज, नॉट एट योर एज। और अगर आप थोड़ा सा समय लगा सकते हैं खुद या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, तो इक्विटी में भी मिड सेगमेंट या स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स के अंदर पैसा लगाएं, ताकि आपको उतना ग्रोथ का समय मिले। और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और आपको कोई शरीफ या ठीक आदमी रियल एस्टेट में मिल गया है, तो छोटा रियल एस्टेट भी खरीद सकते हैं लोन्स के साथ,
और वहां से भी आप जो है फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और तरह से अपने एसेट्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे। ना तो आप डीएसओपी से कर पाएंगे, जहां आज की तारीख में 7 सवा 7% का ब्याज मिलता है, ना आप अपने बच्चों की और पढ़ाई और उसके लिए जो है वो डेट फंड से या पीएलआई से या सुकन्या समृद्धि स्कीम, इनमें से किसी से भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्चुअल में एक एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, सिर्फ पैसा बचाना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस भी उतने ही अच्छे। अब नेक्स्ट आ गया पेंशन, जो खासकर जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं या जो ऑफिसर्स अपनी पेंशन को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं, रास्ता वही है उनके लिए। उन्हें भी एसआईपी स्टार्ट करना पड़ेगा, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में या स्मॉल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स अगेन, क्योंकि इस चीज के लिए भी और भी समय है। अगर आप 45 के भी हैं स्टॉक में, तो आपके पास 20 साल का समय है। तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप एसआईपीज इक्विटी फंड्स के अंदर ही एसआईपी करें और वहीं से उसको आगे बढ़ाएं, या छोटी प्रॉपर्टी खरीदें शहर से दूर जा करके। आज सस्ती मिलेगी, जब आप रिटायरमेंट के नजदीक आएंगे आपको वहां से बहुत अच्छी पेंशन या यूं कहें मंथली रेंट मिलने लग जाए। नेक्स्ट इज टैक्स एफिशिएंसी, जो हर किसी को समझना चाहिए। टैक्स को समझें, एटलीस्ट प्रोविजंस को समझें, एक एक रुपए का किस तरह से कहाँ आता है कहाँ जाता है, क्या मैथमेटिक्स है, उसको समझें। जब आप उसको समझेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से अपने लिए और बहुत सारी जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे या पैसा बचा पाएंगे। सरकार के प्रोविजंस को अगर हम समझ भी नहीं रहे, पढ़ भी नहीं रहे, दिमाग भी नहीं लगा रहे, उसके बाद में अगर हम टैक्स दे रहे हैं, इसमें आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि हम बहुत सारा टैक्स देते हैं? देयर आर एडिक्वेट प्रोविजंस टू सेव टैक्सेस, एंड आई विल बी टचिंग ऑन द न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम वाला एक्सेल अभी, वहां आप देख लीजिएगा। बट टैक्स प्लानिंग शुड बी एट, कि उसको इग्नोर करके आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। नाउ दिस इज समथिंग विच थोड़ा सा, सिंस 35 to 45 वाले एज ब्रैकेट है, आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आर ईदर माय कंपैट्रियट और यंगर टू मी। ये बात उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ खरीदते हैं, आपको क्या एसेट क्लास में लगाते हैं, आप क्या रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फाइनेंशियल डिसिप्लिन विच यू कैन इनकलकेट इन योरसेल्फ। और इसका एक और उदाहरण या यूं कहें एक कहानी सुनाने से आज दो तीन बातें हैं जिससे आर्म फोर्सेस ऑफिसर रिलेट कर पाएंगे। पहला, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीडीएस नहीं इंट्रोड्यूस किया था, तो हमें अपना रिटर्न फाइल करके टैक्स जमा कराना पड़ता। नाउ व्हेन यू हैव टू डू दैट, आज अगर वो सिस्टम कर दें तो सरकार को कलेक्शंस करने के अंदर इतनी मेहनत करनी पड़ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि आप और हम जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है खर्चा शुरू कर देते हैं, या हमारे को डीए की नई किस्त आती है हम नई चीजें ले आते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को नहीं बढ़ाते। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एंटिसिपेशन में बढ़ाने लगे। आपको पता है कि मुझे जून में इंक्रीमेंट मिलेगा या जुलाई में इंक्रीमेंट मिलेगा, तो जून से ही अपने फाइनेंशियल प्लानर को बोलिए कि मेरी एसआईपी अगले महीने से इतनी बढ़ा देना। आपको पता है कि सरकार जो है 2 बार किस्त अनाउंस करती है डीए की, कितना एटलीस्ट 2% तो बढ़ाएगी, तो आपको उसी प्रोपोर्शन में अपना एसआईपी बढ़ा देना चाहिए। या अगर आपका होम लोन का ईएमआई जा रहा है तो अपना ईएमआई को बढ़ा दीजिए ताकि आपका होम लोन जल्दी पे हो सके। कहने का मतलब ये है कि पैसा का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो आप कमा रहे हैं, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके अलावा जितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट करें वो भी उतना ही जरूरी है। पैसा बचाना भी सीखना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइबिलिटीज को अच्छे से डिस्चार्ज करना चाहते हैं, तो फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, हालांकि इसका बहुत ही अच्छा वर्ड तो कंजूस है, बट कंजूस नहीं तो मितव्ययी तो होना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि नए गैजेट्स आए, नए, उनके लिए समय आएगा। पहले आप अपने एसेट्स क्रिएट कीजिए, पहले अपने वो साधन क्रिएट कीजिए जहां से आपको इतना पैसा आने लगे कि आप उनको एंजॉय कर सकें। अपने जो भी आपको रिटर्न्स आते हैं, चाहे वो आपके इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड से डिविडेंड रिटर्न्स है, चाहे वो आपके डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड रिटर्न्स है, आपके घर से आने वाली रेंट्स है, लर्न टू री इन्वेस्ट देम। यू विल बी सरप्राइज्ड। और यहाँ आपको आज एक और बात बताता हूँ। दुनिया का जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर्स, एंड किसी टाइम में ही हैज बीन द रिचेस्ट मैन आल्सो, और कंसिस्टेंटली टॉप 10 रिच लोगों में आता है वॉरेन बुफे एंड हिज पार्टनर चार्ली मंगर। Their company Berkshire Hathaway has not paid a single rupee of dividend in last 45 years of their operation. Why? Because whatever they earn, they reinvest.
they reinvest. As a result, they are such a huge company now that उनके शेयर होल्डर जो हैं उनकी समझदारी की वजह से आज बहुत ज्यादा मल्टी मिलियनर्स हो गए जिन्होंने बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया था. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. आप आज कंसिस्टेंटली 10-10 हजार रुपए जोड़ते रहिए, वो आपको ज्यादा फायदा करेगा बजाय कि आप टुकड़ों में कभी 50,000 आया और फिर आपने 8 महीने तक कुछ किया ही नहीं. एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड एंड स्टेइंग स्टेबल. बाजार ऊपर नीचे आएगा. आपने अगर अपने गोल्स को मीट करना है 10 से 15 साल बाद, इट्स लाइक गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे. आप नहीं जाएंगे, आपको आज बारिश लगी, कल सर्दी लगी, आप वॉक नहीं करेंगे तो वजन बढ़ेगा मेरी तरह. यू कांट से जी आज ये था, कल वो था, कल बारिश ज्यादा थी. उन सब के बावजूद यू हैव टू कंटिन्यू विद योर रूटीन. सिमिलरली इफ यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट, इफ यू हैव बीन ओके विद द बेसिक इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने अपने फंडामेंटल्स को सही से स्टडी किया है तो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड. विचलित ना हो. बाजार ऊपर नीचे जाना ये बाजार की आदत है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ठीक हो जाता है. ग्रैहम सेड, बेंजामिन ग्रैहम, हु हैज बीन द फादर ऑफ इन्वेस्टिंग, that markets are voting machine in the short term and a weighing balance in the long term. मतलब शॉर्ट टर्म में जो आज किसी चीज का पुल आ गया तो वहां बहुत सारे लोग खरीदने लग गए तो उसका एकदम शॉर्ट टर्म रेट बढ़ जाएगा, आप खुश हो जाओगे. कल कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो बहुत सारे लोग बेचने लग गए तो बहुत दुखी हो जाओगे. और उसके बाद में जब लॉन्ग टर्म आएगी तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस उसके बेसिस पर रेट बढ़ेगा. और अगर आपने अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ बेसिस पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, आपके म्यूचुअल फंड्स ने मे भी अगर आपने देखा है कि उन्होंने ठीक से इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया है तो मतलब ठीक कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है, सो देन बाजार के 6 महीने 8 महीने 10 महीने के उतार चढ़ाव से फर्क मत डालिए कि आज ये हो गया अब क्या करें. आप अपनी जिंदगी तो अपनी सैलरी से चला रहे हैं अभी. ये तो आपके लिए वो समय है जब आपको बिल्ड करना है. तो ऐसे में पीरियोडिक वोलेटिलिटी से ऊपर नीचे से विचलित होने की जरूरत नहीं. एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. अगर इस पूरे प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड जो सबसे ज्यादा जरूरी है तो यही है. डिसिप्लिन इज द की टू एवरी काइंड ऑफ एन अचीवमेंट. माय रिकमेंडेशंस फॉर दोज ऑफ यू हु आर टुडे, मेक श्योर दैट यू परचेज योर होम. अपना घर खरीद लीजिए. आप 40 क्रॉस करते करते आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ना कोई एसेट फॉर देयर एजुकेशन यू शुड हैव स्टार्टेड. 40 के बाद में अपने उनकी शादियों के लिए भी स्टार्ट करें. और जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं जिनके पास में पेंशन्स नहीं है, उन्हें सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले अपनी पेंशन प्लानिंग पर काम करना चाहिए. बिकॉज एक समय आएगा जब आप अपने शरीर से मेहनत करके पैसा नहीं कमा पाएंगे. उस वक्त में आपका जो बनाए हुए एसेट्स हैं वही आपको सपोर्ट करेंगे. कंटिन्यूड इन रिकमेंडेशंस. अगर आप समझ सकते हैं, समय लगा सकते हैं तो लेवरेज को यूज करें. आप बहुत जल्दी 35 to 45 के 45 ऑनवर्ड्स टिल 60 यू विल बी पीकिंग इन योर अर्निंग कैपेसिटी. आपकी सैलरीज अब बढ़ने वाली है, आपकी इनकम लेवल्स बढ़ने वाले हैं. सो ये वो समय है जब आप लेवरेज यूज करके अपने लिए बहुत अच्छे एसेट बेसिस तैयार करके अपने लिए ऐसी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जो आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा. इस वक्त में अपना कमिटमेंट बढ़ाइए, प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इंक्रीज कीजिए. और अगर हो सकता है किसी के पास टाइम है तो generate a second income. If you have a spouse who's not working, encourage the spouse to start generating a second income, even if it is a very small income. No money is small money. This is the summary. Hope you have purchased your home, reinvest your rent to repay the loan. If you're not in receipt of a government pension, especially for short service officers or people who are in the corporate, this is the next problem to be addressed. If you're not covered by AGIF, ECHS, then parallelly buy a term insurance and family floater. Only then. Create assets which are mutual funds or small properties for your children's education and marriage. Save maximum possible tax and be extremely strict with your financial discipline. And I'll open the sheet for the tax regime. As you can see, ये 24 लाख रुपए के ऊपर कैलकुलेशन किया गया है. दिस इज अ न्यू टैक्स रिजीम. 24 लाख पे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो स्लैब्स ये है. 3 लाख रुपए तक 0% टैक्स है, देयर इज नो टैक्स. 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स है. 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स है.
9 से 12 लाख पर 15% टैक्स है, 12 से 15 लाख पर 20% है, और 15 लाख से 24 लाख पर 30% है। ये नए टैक्स रिजीम के हिसाब से जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंट बजट में 1 फरवरी को प्रपोज किया है। एंड दिस वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 टिल 31 मार्च 2024। सो इसमें आपका टोटल टैक्स अगर आपकी सालाना आय 24 लाख है तो बनता है 4,20,000 रुपए, जिसमें 16,800 रुपए सेस लगेगा फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। सर चार्ज इज ओनली फॉर इनकम्स ऑफ 50 लाख एंड अबव, वो अलग स्केल है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है। टोटल पेएबल टैक्स बिकम्स 4,36,800 रुपीज, विच इज अ मंथली पे आउट ऑफ 36,400। अब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं तो आपको अपना 1.5 लाख रुपए का रेट मिलेगा, विच इज टूवर्ड्स दी एजीआईएफ, और जो भी आप डीएसओपी 10,000 रुपए का तो मंथली एजीआईएफ का कंट्रीब्यूशन है 1,20,000 वो, एंड अप टिल 30,000 ऑफ योर डीएसओपी। अगर आपने एनपीएस के अंदर एडिशनल 50,000 रुपए बचाया है तो वो आप टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट करेंगे, और अगर किसी ने होम लोन ले रखा है तो वो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट वो भी टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस होगा। सो टोटल बिकम्स 20 लाख रुपीज टैक्सेबल इनकम। यहाँ टैक्स स्लैब्स थोड़े से अलग हैं, अप टिल 2,50,000 जीरो, अप टिल 5 लाख 5%। अगेन द टैक्स लाइबिलिटी इन दिस केस इज 3,37,500, cess of 4%, 13,500. Total tax payable is 3,51,000, monthly 29,250। थर्ड कैलकुलेशन सेम है, एक्सेप्ट कि उसके अंदर होम लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको जीरो कर दिया गया है। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 4,13,400 रुपए। So people who are earning 24 lakhs or higher and saving in AGIF, saving in DSOP, and also doing NPS का additional investment, as of today, the old tax regime still makes sense. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.